हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जीके में हिस्ट्री से एक और उपयोगी क्लास जिसमें हम सैयद वंश और लोदी वंश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को पढ़ा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश होते हैं? 5 वंश होते हैं। सबसे पहला गुलाम वंश है, उसके बाद खिलजी वंश है, उसके बाद तुगलक वंश है, उसके बाद सैयद वंश है और सबसे आखिरी में आता है आपका लोदी वंश। तो हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश इन तीनों को पहले ही पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी हो वो यूट्यूब पर जाकर सर्च करता है निर्माण कोचिंग सेंटर, उसमें कम प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके, मतलब दिल्ली सल्तनत के नाम से उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको ये सभी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सैयद वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा सबसे छोटा शासनकाल है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा सबसे छोटा शासनकाल किसको माना जाता है? सैयद वंश को माना जाता है दूसरा सबसे छोटा शासनकाल। ठीक है, सबसे छोटा जो शासनकाल है वो किसका है दिल्ली सल्तनत में? वो खिलजी वंश का है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का रहा था, तो वो रहा था तुगलक वंश का। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं खिज्र खां, जिन्हें एक उपाधि मिली थी रैयते आला। आपको कुछ भी याद नहीं रखना सैयद वंश में, आपको केवल राजाओं के नाम याद रखने हैं और इसका संस्थापक याद रखना है कि संस्थापक कौन था। खिज्र खां था, जो कि 1414 ईस्वी से लेकर कब तक गद्दी पर रहा है? 1414 से लेकर कब तक रहा है? 1421 ईस्वी तक गद्दी पर रहा है। ठीक है, इसके बाद का जो शासक है मुबारक शाह है। मुबारक शाह से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मुबारक शाह से आपको क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा? मुबारक शाह ने जो गद्दी पर बैठा था वो 1421 से लेकर 1434 पर बैठा था। ठीक है, जिसको हम दिल्ली सल्तनत का, या जिसको हम दिल्ली सल्तनत का नहीं बोलें, यदि हम सैयद वंश का बोलें तो ज़्यादा ठीक है। मतलब सैयद वंश का जो सबसे योग्यतम शासक है वो किसको मानते हैं? मुबारक शाह को मानते हैं, क्योंकि इसी के समय पर क्या हुआ था 1420 ईस्वी में। ठीक है, 1420 ईस्वी में एक जगह पड़ती है सियालकोट। ठीक है, सियालकोट, जो कि वर्तमान में है कहाँ? पाकिस्तान पर। सियालकोट पर एक राजा था, उसका नाम था जसरथ खोखर। ठीक है, जसरथ खोखर। जसरथ खोखर ने विद्रोह किया था 1420 ईस्वी में, जिसको दबाया था किसने? मुबारक शाह ने दबाया था, और इसने मदद ली थी जैनालुद्दीन की। ठीक है, जैनालुद्दीन को क्या बोलते हैं? कश्मीर का अकबर बोला जाता है। किसको? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसको? कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनालुद्दीन को। ठीक है, कश्मीर का अकबर के नाम से हम किसको जानते हैं? जैनालुद्दीन को जानते हैं। ठीक है, जैनालुद्दीन की मदद ली थी किसने? मुबारक शाह ने, जसरत खोकर के विद्रोह को दबाने के लिए। और जैनालुद्दीन ने मदद ली थी किसकी? मुबारक शाह की, कश्मीर की गद्दी पर को हासिल करने के लिए। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी। जैनालुद्दीन जब कश्मीर की गद्दी पर बैठा था तो उसकी मदद की थी मुबारक शाह ने। और जब मुबारक शाह ने 1420 ईस्वी में सियालकोट में जसरत खोकर के विद्रोह को दबाया था, तो उसमें इसकी मदद की थी जैनालुद्दीन ने। और जैनालुद्दीन कौन है? कश्मीर का अकबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? जैनालुद्दीन को बोला जाता है। ठीक है, जिसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी याहिया बिन सरहिंदी ने। ठीक है, इसका लेखक आपको याद रखना है कि तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है? याहिया बिन सरहिंदी है। ठीक है, याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या? तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह। आपको सिर्फ इसका भी नाम ही याद रखना है कि मोहम्मद शाह गद्दी पर कब बैठता है? 1434 से लेकर 1445 तक। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रखना, केवल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि सैयद वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? खिज्र खां है। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सैयद वंश का जो सबसे योग्यतम शासक है वो कौन है? सबसे योग्यतम शासक है मुबारक शाह। एक यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? जैनुलुद्दीन को बोलते हैं। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद शासक आता है मोहम्मद शाह, जो कि 1434 से 1445 तक रहता है। इसके बाद आता है आलम शाह, जो कि 1445 से लेकर रहता है 1451 ईस्वी तक। ठीक है, 1445 से 1451 ईस्वी तक। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? आलम शाह था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। आलम शाह की एक कहानी है।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सबसे अयोग्य शासक। ठीक है, दिल्ली की ही गद्दी का सबसे अयोग्य शासक कौन था, आलम शाह था। ऐसा बताते हैं कि जब दिल्ली पर आक्रमण चारों तरफ से होते तो आलम शाह ने क्या किया था, आलम शाह दिल्ली की गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया था, आलम शाह बदायूं भाग गया था। ठीक है, आलम खां अपनी दिल्ली की गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया था, बदायूं। ठीक है, और ये अपने दो भाइयों को, इसके दो भाई थे, दोनों भाइयों का नाम था, दो भाइयों का नाम था, एक का नाम था सहना ए शहर। ठीक है, सहना ए शहर, और दूसरे भाई का नाम था अमीर कोह थे। ठीक है, अमीर कोह थे। तो इसने क्या किया था, जब इसने देखा कि दिल्ली की गद्दी पर तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, कभी भी कहीं से आक्रमण हो सकता है, अपनी जान बचाने के लिए क्या किया था इसने, अपने दो भाइयों को दिल्ली की गद्दी सौंपकर कहाँ चला गया थे, बदायूं भाग गया था। ठीक है, कौन थे इसके दो सगे भाई थे, सहना ए शहर और अमीर को थे। तो बोलते हैं कि अमीर को थे और सहना ए शहर में बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ, सहना ए शहर। ठीक है, और दूसरे का नाम था अमीर कोह थे, अमीर कोह थे। तो अमीर कोह थे और सहना ए शहर ने क्या किया था, इन्होंने इन्होंने आलम शाह से बोला था कि हम दोनों गद्दी पर एक साथ बैठेंगे। तो आलम शाह ने बोला कि आप दोनों गद्दी पर कैसे बैठ जाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं आपको दिल्ली की गद्दी सौंप कर जा रहा हूँ। तो इसके बाद बोलते हैं कि सहना ए शहर और अमीर कोहते, इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, और सहना ए शहर ने अमीर कोहते की हत्या कर दी। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि सहना ए शहर ने अमीर कोहते की हत्या कर दी। इसके बाद जो सहना ए शहर बचा था, इसको दिल्ली की जनता ने मार दिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अयोग्य शासक था वो कौन था, आलम शाह था। ठीक है, और सबसे अंतिम शासक भी कौन था, आलम शाह था, जो कि दिल्ली की गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया था, बदायूं चला गया था, और अपने दो सगे भाइयों को छोड़कर गया था, सहना ए शहर और अमीर कोहथे। इन दोनों को दिल्ली की गद्दी सौंप कर गया था, जिन दोनों में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेम था। इन्होंने एक दूसरे को झगड़े में ही क्या किया था, सहना ए शहर ने अमीर कोहते की मृत्यु कर दी थी। उसके बाद जो सहना ए शहर बचा था, उसको दिल्ली की जनता ने मार दिया था। ठीक है, तो जब दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है तो दिल्ली की जनता ने, एक करेक्टर आता है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ठीक है, दिल्ली की जनता ने क्या किया था, बहलोल लोधी को बुलाया और उनसे बोला कि दिल्ली की गद्दी अब किसके हवाले है, बहलोल लोधी को दिल्ली की गद्दी पर जबरदस्ती बैठाया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि बहलोल लोधी का दिल्ली की जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, जब दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती तो जनता ने बहलोल लोधी को बुलाया। बहलोल लोधी इन्हीं के मंत्रिमंडल में शामिल था। ठीक है, आलम शाह के मंत्रिमंडल में शामिल कौन था, बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी फिर क्या करता, लोधी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अंतिम वंश है वो कौन है, लोधी वंश है, जिसकी स्थापना कौन करता है, जिसकी स्थापना करता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन था, अभी मैंने बताया बहलोल लोधी कौन था, आलम शाह के मंत्रिमंडल में काम करता था, जिसको दिल्ली की जनता ने बुलाया और बोला कि दिल्ली की गद्दी अब तुम्हारे हवाले है। ठीक है, बहलोल लोधी को ही क्यों चुना था उन्होंने, क्योंकि बहलोल लोधी का उस टाइम दिल्ली की जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो क्या होता है कि बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना करता है। लोधी वंश कब से कब तक गद्दी पर रहता है, लोधी वंश का जो कार्यकाल है वो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध से क्या होता है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, और बाबर क्या करता है, फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। हम कल की वीडियो मुगल काल से ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लोधी वंश का आपको याद रखना है स्थापना। एक यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है कि दिल्ली पर जो सबसे प्रथम अफगान वंश था कौन था, वो लोधी वंश था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश कौन सा था, तो कौन सा था, लोधी वंश था। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना किसने की है, लोधी वंश की स्थापना की है बहलोल लोधी ने, जो कि गिलजई जाति से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन एसएससी यहाँ से पूछ सकती है, एसएससी के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि बहलोल लोधी किस जाति से संबंधित था। बहलोल लोधी जो था वो गिलजई जाति से संबंधित था। ठीक है, जो कि गद्दी पर 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में जो सबसे लंबा शासन काल है वो भी किसका माना जाता है, बहलोल लोधी का ही माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रेलवे में और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी और रेलवे इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का था, तो वो किसका था, बहलोल लोधी का ही था। ठीक है,
अब बहलोल लोदी के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य देख लेते हैं। बहलोल लोदी का क्या हुआ था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अभी आपने एफएसटी यानी कि फिरोजशाह तुगलक को पढ़ा था, जिसका फिरोजशाह तुगलक का भी क्या हुआ था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक पहला हुआ था ठट्टा में और दूसरा कहाँ हुआ था, सिंध में हुआ था। ठीक है, तो बहलोल लोदी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में, या फिर आपसे पूछा जाए कि लोदी वंश में ऐसा कौन सा राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वो कौन था, बहलोल लोदी था। और यदि पूछा जाता है कि तुगलक वंश में ऐसा कौन सा राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो वो कौन था, एफएसटी था। ठीक है, यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो किसका हुआ था, एफएसटी का हुआ था। ठीक है, यदि दिल्ली सल्तनत नाम देकर पूछता तो आपको आंसर में एफएसटी ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, यदि पहली बार दिल्ली सल्तनत में पूछता है तो एफएसटी लगाना है। यदि वंश देकर पूछता है तो वंश पर डिपेंड करेगा कि किस वंश का पूछा है। यदि लोधी वंश का पूछता है तो बहलोल लोधी आंसर देना है। यदि तुगलक वंश नाम देकर पूछता है तो एफएसटी आंसर करना है। ठीक है, और यदि दिल्ली सल्तनत नाम लेकर पूछता है तो आपको आंसर क्या करना है, फिर एफएसटी करना है। एफएसटी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है और बहलोल लोधी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, यह दरी पर बैठकर शासन करता था। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल रहता था। ये बोलते हैं कि पूरे 37 साल, इसका जो टोटल शासन काल है वो कितने वर्षों तक रहा है। ठीक है, ये बोलते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर जो शासन करता था बहलोल लोधी, मतलब इसकी सारी जो गद्दी पर बैठने की जो समय था वो लोगों को मनाने में ही निकल गया था। ठीक है, यह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा बारबाग शाह गद्दी पर बैठे। ठीक है, इसका एक बड़ा बेटा था बारबाग शाह, जिसने सोचा था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसने सोचा था कि मेरा बड़ा बेटा दिल्ली की गद्दी पर बैठे। लेकिन हुआ क्या, इसका एक बारबाग शाह का एक भाई था, सॉरी, बारबाग शाह का एक भाई था सिकंदर लोदी, जो कि इसका दिल्ली की गद्दी पर बैठता, जो कि 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, 1489 से लेकर कब तक रहता है, 1517 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था, इसने बहलोल लोदी ने क्या किया था, इसका एक बेटा जो था, इसने सोचा था कि मैं अपने बेटे बारबाग शाह को गद्दी पर बिठाऊं। इससे पहले इसने क्या किया था, बारबाग शाह को एक जौनपुर शहर है, जौनपुर शहर, ठीक है, जौनपुर शहर में एक वंश था, जौनपुर शहर में एक वंश था, सरकी वंश। आपको याद नहीं रखना, सिर्फ मैं आपको एक कहानी के तौर पर बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। ठीक है, जौनपुर में एक सरकी वंश था जिसकी स्थापना की थी ख्वाजा। ठीक है, स्थापना करने वाला कौन था इसका, ख्वाजा जहाँ। ठीक है, ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर में एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था सरकी वंश। सरकी वंश पर उस टाइम पर एक राजा शासन करता था, हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी कौन था, हुसैन शाह सरकी सरकी वंश का एक अंतिम शासक था। सरकी वंश कहाँ था, जौनपुर शहर में था। ठीक है, जिसको हराकर क्या किया था, बहलोल लोदी, जिसको हराकर बहलोल लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराकर अपने बड़े बेटे बारबाग शाह को वहाँ का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, इसने सोचा था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले थोड़ा तौर तरीका सीख जाएगा गद्दी पर कैसे बैठते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया था, बारबाग शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने से पहले जौनपुर में एक सरकी वंश था, उसके राजा हुसैन शाह सरकी को हराकर वहाँ की सूबेदारी दी थी। ठीक है, हुसैन शाह सरकी कौन था, सरकी वंश का एक अंतिम शासक था जिसकी स्थापना जौनपुर में की थी किसने, ख्वाजा जहाँ ने की थी। ठीक है, लेकिन इसकी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि बारबाग शाह के दूसरा भाई था, मतलब बहलोल लोदी का जो दूसरा पुत्र था वो कौन था, सिकंदर लोदी, जिसने क्या किया था, बहराम शाह को हराकर खुद गद्दी पर बैठ गया था, जो कि 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है और 1517 तक गद्दी पर रहा है। ठीक है, आपको सिकंदर लोदी से 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बनते हैं, वो आपको याद रखने हैं। इसका एक पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। ठीक है, पूछा जाए यदि आपसे कि आगरा शहर किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, इन्होंने 1504 में आगरा शहर को बसाया था और 1506 में आगरा को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, 1504 में आगरा बसाया और दिल्ली की राजधानी आगरा किसने बनाई थी, सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा राजधानी बनाई थी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, दिल्ली में ही हुआ करती थी। ठीक है, सबसे पहले राजधानी इसकी कहाँ हुई थी, लाहौर ही थी, जिसे किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और सैन्य राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी, इंद्रप्रस्थ बनाई थी, दिल्ली में। ठीक है, इसने इसके बाद क्या किया था, मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद किया था। ताजिया का मतलब होता है, जैसे कि मुहर्रम पर बहुत सारे आपने मूवी में देखा होगा,
कि मुहर्रम पर क्या करते हैं लोग, अपनी ही पीठ पर मतलब अपने खुद को कष्ट देने लगते हैं। खुद को जो कष्ट देना होता है उसे बोलते हैं ताजे निकालना। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने क्या किया था, मुहर्रम पर ताजे निकालना बंद किया था। इसके बाद इसने बोला था गंगा यमुना के स्नान पर जो रोक लगाई थी वो भी किसने लगाई थी, सिकंदर लोदी ने लगाई थी। ठीक है, सिकंदर लोदी। इसके बाद इसने क्या किया था, मथुरा में ज्वालामुखी का मंदिर को तोड़ा और इसकी जो मूर्ति थी इसने क्या किया था, मूर्तियों को इसने क्या किया था, जो बाजार में जो कसाई होते हैं ना, कसाई, इसने कसाईयों को इन वो दे दिया था कि इनके बाट बनाओ, इनको मांस तोलने में प्रयोग करो। ठीक है, ज्वालामुखी का मंदिर तोड़कर मथुरा में इसने क्या किया था, कसाईयों को बाजार में दे दिया था और बोला था कि इन मूर्तियों के बाट बनाकर क्या करना, तुम्हें इनसे मांस तोलना है। ठीक है, इसके बाद इसने जब मथुरा में ज्वालामुखी का मंदिर तोड़ा था तो इसने गजे सिकंदरी लागू किया था। जो क्या होता है, गजे सिकंदरी का मतलब होता है भूमि को मापने के लिए इसने एक इकाई बनाई थी, गजे सिकंदरी। ठीक है, इससे क्या होता था, भूमि को मापा जाता था और गजे सिकंदरी की जो लगभग लंबाई थी वो कितनी थी, 30 इंच थी। ठीक है, भूमि को नापने की एक इकाई गजे सिकंदरी जो कितनी थी, 30 इंच की थी। और यह क्या करता था, गुल रुखी शीर्षक से अपनी कविताओं को लिखता था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना हो रख सकते हैं, ना रखना हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सिकंदर लोदी किस शीर्षक से अपनी कविता लिखता था, तो गुल रुखी शीर्षक से अपनी कविता लिखता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखने हैं कि क्या है, इसी के समय पर इसके वजीर मियाँ भुइयाँ। ठीक है, वजीर क्या होता है, वजीर बोलते हैं हम एक मुख्य सचिव होता है, जैसे कि आप अब भी देखते होंगे, जैसे आपका मान लो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का भी कोई ना कोई मुख्य सचिव होता है, प्रधानमंत्री है उसका भी कोई मुख्य सचिव है। तो ऐसी तरीका से क्या करते थे, राजा अपने समय पर क्या रखते थे, वजीर रखते थे। वजीर मतलब मुख्य सचिव आप बोल सकते हैं। ठीक है, वजीर का मतलब क्या बोल सकता है, मुख्य सचिव बोल सकते हैं। इसका एक वजीर था मियाँ भुइया, उसने मोठ मस्जिद का निर्माण किया था जो कि कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, मोठ मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में, जो कि 1505 ईस्वी में इसका निर्माण किया था किसने, इसके वजीर मियाँ भुइयाँ ने। ठीक है, मोठ मस्जिद को ही हम दाल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। मोठ मस्जिद का ही दूसरा नाम क्या है, दाल मस्जिद है। ठीक है, इसने सबसे पहले क्या किया था, 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। ठीक है, 1504 में आगरा बसाया था, 1505 में मोठ मस्जिद का निर्माण हुआ है और 1506 में क्या हुआ है, आगरा को राजधानी बनाया है। ठीक है, मियाँ भुइयाँ ने दो रचना की थी, एक रचना की थी फरंग ए सिकंदरी और दूसरी रचना थी तिब्बत सिकंदरी। आपको इनको याद रखना है, एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकती है कि मियाँ भैया द्वारा रचित दोनों रचनाओं का क्या नाम था, फरंग सिकंदरी और तिब्बत सिकंदरी। ठीक है, किसके समय की बात है, सिकंदर लोदी के समय की बात है। ठीक है, सिकंदर लोदी का जो वजीर था वो कौन था, मियाँ भुइया था। और मियाँ भुइया की जो दोनों रचना वो क्या है, फरंगे सिकंदरी और तिब्बत सिकंदरी। तो आपको सिकंदरी यहाँ एक वर्ड कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, सिकंदरी से मतलब क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। तो आपको याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई भी यहाँ से नहीं होगी कि सिकंदरी, फरंगे सिकंदरी और तिब्बत सिकंदरी दोनों में लास्ट में क्या है, सिकंदरी। सिकंदरी से मतलब समझ जाना, सिकंदर लोदी और मियाँ भुइया सिकंदर लोदी का ही कौन था, वजीर था। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप यहाँ से मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और यदि किसी भाई को मान लो वीडियो किसी मतलब कोई पढ़ने में असमर्थ है, किसी को पढ़ाई एक अच्छे सोर्स की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस वीडियो को उसके पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना कि मियाँ भुइयाँ जो था वो बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं रखता था। ठीक है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि दाढ़ ऐसा कौन सा राजा था, राजा नहीं आपको वजीर बोलना कि ऐसा कौन सा वजीर था, किस राजा का वजीर था जो दाढ़ी नहीं रखता था, वो कौन था, मियाँ भुइयाँ था। ठीक है, मियाँ भुइयाँ दाढ़ी नहीं रखता था। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु होगी, इसकी मतलब किससे, मियाँ भुइयाँ से नहीं है, इसकी मतलब है सिकंदर लोदी से। ठीक है, सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई थी, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखोगे, आपको ये पॉइंट याद रखना कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी और जिसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में बना हुआ है। मैंने आपको बताया था ये मकबरा शैली का जनक कौन है, मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश है, जिसने अपने सबसे बड़े बेटे महमूद
शाह की याद में एक मकबरा बनवाया था, चित्तौड़ सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो मकबरा शैली का जो जनक हो किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है, ठीक है। और मकबरा, सबसे पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी बनवाया था, ठीक है, जो कि कहाँ है? लाहौर में है। सिकंदर लोदी के जो समकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपको उनको याद रखना है कि इसके समकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन थे? कबीरदास थे, गुरु नानक थे और राणा सांगा थे। कबीरदास की आपको एक कबीरदास की एक रचना है बीजक, जो किस किस का संग्रह है? बीजक किस किस का संग्रह है? बीजक संग्रह है साखी का, ठीक है, साखी का, सबद का और रमैनी का, ठीक है। साखी, सबद और रमैनी, इन तीनों का संग्रह क्या है? इन तीनों को एक साथ कलेक्ट करके एक पुस्तक बनाएगी बीजक, जिसमें इन तीनों का एक साथ संग्रह है। किसको बोलते हैं? बीजक को, ठीक है। कबीरदास के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था धर्मदास। धर्मदास ने क्या किया था? कबीरदास ने जो जो भी बोला था उन सबको एक पुस्तक में लिख दिया था, ठीक है। इनकी रचनाओं को जो श्रेय किसको? धर्मदास को। सोचो, किसी टाइम पर ऐसे भी शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरु की एक एक कही बात को किसी पुस्तक में लिख दिया। आजकल तो ऐसे शिष्य मिलना ही मुश्किल है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए यदि कबीरदास के शिष्य कौन थे? धर्मदास थे, जिन्होंने साखी, सबद और रमैनी में लिखा था, ठीक है। आपको वैसे जीएस में तो पूछा नहीं जाएगा, ये हिंदी साहित्य का पार्ट है कि कबीरदास की जो रचना है वो कौन सी है। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस में मिलता है? बीजक में मिलता है, ठीक है। इसके बाद शासन आता है इब्राहिम लोदी का, ठीक है। इब्राहिम लोदी का, जो कि 1517 से कब तक रहता है? 1526 ईस्वी तक रहता है। आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। यदि आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला जो वास्तविक शासक है उसको हम किसे मानते हैं? इल्तुतमिश को मानते हैं, क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली बनाई थी, ठीक है। क्लियर है? दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी है, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या किया था? 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध किया था, ठीक है, जो किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि इस युद्ध को राणा सांगा ने जीता था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यह युद्ध क्या हुआ था? अनिर्णायक रहा था, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, ठीक है। तो खतौली के युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, जो कि कब हुआ था? 1518 ईस्वी में ये हुआ था। आपको केवल ये डेट याद रखनी है कि खतौली के युद्ध कब हुआ था? 1518 में। और किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और वीएस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसके बाद होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको ये डेट कई बार पेपर में सीधी सीधी पूछ ली जाती है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, जो कि इब्राहिम लोदी वीएस बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। बाबर की जीत हुई थी और बाबर को एक दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था। ये दौलत खां लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी के ही दरबार में रहता था, इसी का कोई सगा संबंधी था, जो कि इब्राहिम लोदी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था। दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो दौलत खां लोदी ने क्या सोचा कि इब्राहिम लोदी को मरवा देते हैं, और इसने बाबर को बुलाया, क्योंकि इसको पता था कि ये खुद तो इब्राहिम लोदी को हरा नहीं सकता। तो इसने क्या किया था? बाबर को आमंत्रित किया और इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा इसने हरवा दिया, ठीक है। बोलते हैं कि दिल्ली मतलब युद्ध भूमि में ही एक ऐसा पहला शासक था जिसकी युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी ही था, ठीक है। इसी युद्ध से क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का अंत इसी युद्ध के द्वारा होता है, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत का जो अंत है वो किस युद्ध के द्वारा हुआ था, तो वो किस युद्ध के द्वारा हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो अंत हुआ वो पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा हुआ है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ है, ठीक है, जिसमें बाबर की जो जीत मिली थी। और बाबर किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? एक दौलत खां लोदी था, जो कि इसी का सगा संबंधी था, ठीक है। इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। किस युद्ध के बाद हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो कि कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि युद्ध भूमि में सबसे पहला दिल्ली सल्तनत में
जो आज तक कोई भी शासक दिल्ली सल्तनत के में क्या हुआ था, युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए नहीं मरा था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था जो इब्राहिम लोदी, जो कि युद्ध भूमि में ही मारा मारा गया था। ठीक है, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो आपका यहाँ सैयद वंश और लोदी वंश बिल्कुल समाप्त होता है। ठीक है, मैंने परीक्षा की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या एसएससी एमटीएस यूपी पुलिस हो या फिर कोई रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यदि आपने मेरी इन वीडियो को देखा है तो इन वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी आपसे मैं लेता हूँ। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, हम डेली रात को 8 बजे एसएसटी में, मतलब इतिहास में, सबसे पहले हमने अरब आक्रमण से स्टार्ट किया था, दिल्ली सल्तनत को आज ख़त्म कर चुके हैं। कल से हम क्या करते हैं, मुगल काल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको डेली रात को 8 बजे हिस्ट्री से मेरी इसी चैनल के माध्यम से वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो डेली रात को 8 बजे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।